नमस्कार, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। रोज की तरह आज भी हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और उस पे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको भी देखेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ आपका जो स्टैटिक है वो भी पोर्शन जो है इस क्लास से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए पूरे क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए। क्लास के बाद जो है इसका पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और इसके टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड एंड ड्रिंक ऐप जेप्टो किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला फूड एंड ड्रिंक ऐप जेप्टो। ठीक है, तो जेप्टो जो है अभी वर्तमान में सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है, पूरी दुनिया के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे आता है मैकडोनल्ड्स। ठीक है, फूड और ड्रिंकिंग में जो हम लोग ऑर्डर करके खाना फूड वगैरह मंगवाते हैं वही ऐप है ये, और ये ऐप इंडिया का है। ठीक है, तो ये जेप्टो जो है अभी सेकेंड पोजीशन पे है, और पूरे दुनिया में अगर नंबर 1 की बात करें फूड और ड्रिंकिंग ऐप में तो ये मैकडोनल्ड्स है। इसी तरह से अगर वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें हम लोग, ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें तो नेटफ्लिक्स के बाद जो है जियो सेकेंड पोजीशन पे है। जियो स्ट्रीम वगैरह जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है। जेप्टो की तरह ही जो है एक कंपनी है ब्लिंकिट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं, कोई भी सामान, ग्रोसरी का हो, फूड का हो, ड्रिंक का हो, वो सारा जो है अवेलेबल करवा देती है मिनटों में। ब्लिंकिट को जो है दुनिया में 10वां पोजीशन दिया गया है। ठीक है, जो इसी जेप्टो की तरह ही एक ऑनलाइन डिलीवरी ये ऐप है। ठीक है, तो पूरी दुनिया के बारे में अगर पूछेगा, पूरी दुनिया में फूड एंड ड्रिंकिंग ऐप में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन सा है, तो मैकडोनल्ड्स है। जेप्टो सेकंड पोजीशन पे है और ये भारत का है। ठीक है, भारत का है। ठीक, चलिए, ऑपरेशन डेविल किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो ऑपरेशन डेविल, इस ऑपरेशन का नाम है पूरा ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक है, डेविल हंट। ठीक है, और ये ऑपरेशन शुरू किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा रिसेंटली ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक है, तो एक्चुअली बांग्लादेश में क्या हुआ है, गाजीपुर में एक छोटी घटना घटी है स्टूडेंट्स को लेकर के, और इस कारण से जो वहाँ की अभी वर्तमान मोहम्मद यूनुस की सरकार है, ठीक है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो जो है ये पूरे अपने देश में ऑपरेशन डेविल हंट चला रही है। ठीक है, और इस ऑपरेशन के अंतर्गत अभी तक 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, मतलब शक के आधार पे कि ये लोग जो है अराजकता फैला सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी के को इंश्योर करने के लिए जो है ऑपरेशन डेविल हंट जो है चलाया जा रहा है। ऑपरेशन डेविल हंट, डेविल हंट। ठीक है, तो ये टेम्पोररी सरकार है मोहम्मद यूनुस की सरकार। हम लोग जानते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, तख्तापलट हुआ था बांग्लादेश में, और तत्कालीन जो शेख हसीना थे उनको भारत आना पड़ा था। ठीक है, अपना देश छोड़ करके भारत आना पड़ा था। तब से जो है मोहम्मद यूनुस वहां का शासन संभाल रहे हैं। हालांकि अब जो है चुनाव की भी चर्चा है कि बांग्लादेश में अब कुछ महीनों में चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यही सब क्लासेस बीच में था, जिस कारण से जो है मोहम्मद यूनुस ने ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन डेविल हंट। और इसमें जो है जो देश के लिए खतरनाक है, देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, उन लोगों को जो है अरेस्ट किया जा रहा है। तो अभी तक 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, हालांकि ये लोग खुद डेविल हैं और चला रहे हैं डेविल हंट नाम से ऑपरेशन। चलिए आगे है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रोजेक्ट किस बजट में शुरू किया गया था? ठीक है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ये शुरू किया गया है 2025 से 26 के बजट में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को क्या हुआ, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो स्वयं सहायता समूह है उनका बड़ा योगदान होता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है, तो सरकार की तरफ से, बैंक्स की तरफ से वहां पे फाइनेंस उनको मिलता है। तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर क्या करेगा, ये जांच करेगा कि वहां का रीपेमेंट साइकिल कैसा है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर
जैसे अगर नॉर्मल क्रेडिट स्कोर की बात की जाए तो क्या होता है, एक आदमी का रिपेमेंट साइकिल देखा जाता है कि उसका जो पेमेंट करने का तरीका कैसा है, वो डिले कर रहा है, ठीक है, तो इस टाइप से वो देखा जाता है। तो उसी तरह से ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है अभियान शुरू किया गया है और मेनली गांव में जो स्वयं सहायता समूह है उनसे किस प्रकार से रिपेमेंट हो रहा है उसी आधार पे जो है सरकार अपनी योजनाएं तैयार करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, वहां के फाइनेंस को मजबूत करेगी, ठीक है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही जो इंडियन पोस्ट है, इसी बजट में घोषणा की गई है, जो इंडियन पोस्ट है उसको जो है आधार बनाया जाएगा, ठीक है। इंडियन पोस्ट जो है जो पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत जो है इसका अप्रोच है, पहले से भी जो पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम है उसका काफी ज्यादा अप्रोच रहा है। तो 2014 से पहले वही सारी स्थितियां थी, लेकिन पिछले 10 साल में पोस्ट ऑफिस की स्थिति काफी सुधरी है और काफी जो है टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट किया गया है। तो पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाया जाएगा इंडियन पोस्ट के माध्यम से। और ये जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है इसको विभिन्न जगह अप्लाई किया जाएगा ताकि पता चल सके किस गांव में किस सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है रिपेमेंट साइकिल अच्छा है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस किया जाएगा। सरकार अपनी आने वाली योजनाओं को इसी हिसाब से जो है डिजाइन करेगी, तैयार करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर 2025-26 के बजट में जो है शुरू किया गया है, इसी बार अनाउंस किया गया है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये बजट कब आया है, 1 फरवरी को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है बजट से संबंधित, हालांकि बजट पे एक स्पेशल वीडियो जो है बनाया गया है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा दृष्टिकोण आईएएस के चैनल पे, तो वहां पे जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें इस बजट में क्या है नहीं है उस सारे का डिटेल से उसमें चर्चा किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, 112 आर्टिकल जो है किससे संबंधित है, वार्षिक वित्तीय विवरण से, वार्षिक वित्तीय विवरण से, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। बजट शब्द का कोई चर्चा नहीं है हमारे संविधान में, ठीक है। ये निर्मला सीतारमण जी का कौन सा बजट था, ये 8वां बजट था, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी का 8वां बजट था। इस बजट को प्रस्तुत करने में जो साड़ी उन्होंने पहन रखी है उस पे क्या है, मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग जिसको बोलते हैं वो बनी हुई है, मिथिला पेंटिंग, ठीक है। ये साड़ी किन्होंने दी थी, तो दुलारी देवी ने दी थी, जिनको पद्मश्री मिला हुआ था मिथिला कला के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और भी कई सारी योजनाएं जो है इस बजट में शुरू की गई है, जो आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें हर योजना के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप जो है मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है 10 फरवरी को। पल्स डे मतलब दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस, ठीक है। तो मेनली ये ऑर्गेनाइज किया गया था, शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। जनरल असेंबली क्या है नहीं है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है 10 फरवरी को ये शुरू किया गया था विश्व दलहन दिवस। और सबसे पहले FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2016 को क्या किया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज किस साल को घोषित किया गया था, तो 2016 के द्वारा घोषित किया था। तो मेनली विश्व दलहन दिवस मनाने का जो रीजन है वो है कि जो दलहन वाले ये है उपज है, जो फसल है, उनको बढ़ावा देना, उनके कंजप्शन को बढ़ावा देना, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रोटीन रिच रहते हैं। इस कारण से दलहन के फसलों को बढ़ावा देना, लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है। चलिए, तो दलहन में क्या सब आ जाएगा, तो जो आप जितने भी दालें हैं आप देख सकते हैं, सभी दालें जो आ जाएगी दलहन के इसमें, ठीक है। तो दलहन का कोई भी जो उपज है
वो प्रोटीन रिच रहता है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। तो इस कारण से पूरी दुनिया में इसको अवेयर करने के लिए लोगों को कि दलहन का जो ये कंजप्शन है ज़्यादा से ज़्यादा करे और उसकी उपज भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस कारण से जो है हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है नेशनल डी वार्मिंग डे। कब मनाया जाता है? डी वार्मिंग डे। ठीक है, नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है 10 फरवरी को ही। ठीक है, तो डी वार्मिंग क्या होता है? बचपन में हम लोग जो दवा खाते थे कीड़े वाला, ठीक है, तो क्या है, जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स है, ठीक है, वो क्या है, जो मिट्टी के संपर्क में आने से जो कीड़े जो है भोजन के माध्यम से, अन्न माध्यम से बच्चों में प्रवेश कर जाते हैं और खास करके जो है इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, और इन कीड़ों से क्या होता है, तो एनीमिया, ठीक है, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, वीकनेस, ठीक है, ये सब बीमारी होती है। और ज्यादातर ये जो होता है वो होता है 1 से लेकर 19 साल के बच्चों में। 19 साल तक के बच्चों में जो है ये इफेक्ट देखा जाता है इन कीड़ों का। तो इस कारण से इसको डिवर्म करने के लिए, मतलब इन कीड़ों को खत्म करने के लिए जो है हर साल 10 फरवरी को नेशनल डिवर्मिंग डे मनाया जाता है, ताकि ये दवा जो है दी जा सके बच्चों में। और जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है 19 साल तक के बच्चे, उनको जो है पार्टिकुलरली टारगेट किया जाता है कि उनमें ये कीड़े ना हो, जिसके कारण ये जो बीमारी हो रही है, एनीमिया, खून की कमी हो रही है, माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण हो रहा है, और वीकनेस, ठीक है, तो ये सब बीमारियां ना हो उनमें, वो स्वस्थ रहें। ये जो आयोजन है, ये जो इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, अभी कौन है? तो JP नड्डा। ठीक है, JP नड्डा कौन है? अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर है वो अभी। ठीक है, तो समझ गए इसके बारे में। सॉइल ट्रांसमिटेड जो हेल्थ मीन्स है, जो कीड़े हैं वो बच्चों में प्रवेश कर जाते हैं कई प्रकार, कई माध्यम में उसके, और वो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, और जो भोजन वो बच्चे करते हैं वो जो है उनको पचने नहीं देते हैं आसानी से। इसके कारण बच्चों में एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, वीकनेस, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हर साल क्या किया जाता है? 10 फरवरी को नेशनल डी वर्मिंग डे मनाया जाता है। किसी चीज में डी लगा देते हैं मतलब उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी वर्म को डी करने के लिए, यानी मारने के लिए जो है डी वर्मिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। अभी JP नड्डा जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ संभाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली इस्तीफा दिया है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जो है अभी रिसेंटली इस्तीफा दे दिया है, एन वीरेन सिंह ने। ठीक है, एन बीरेन सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया है। एक्चुअली इनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की संभावना बन रही थी। ठीक है, वहां पे अभी बीजेपी की सरकार है और वहां पे कांग्रेस के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाने वाला था, जिस कारण से जो है उससे पहले ही एन बीरेन सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया। अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो आर्टिकल 75 का संबंध किससे है? नो कॉन्फिडेंस मोशन से है। ठीक है, तो एन बीरेन सिंह ने जो है इस्तीफा दिया है अभी हाल ही में। ठीक है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर का कैपिटल कहाँ पे है? ये आप मैप में देख सकते हैं, इम्फाल, ये जो सेंटर पॉइंट है। ठीक है, जो इसका एग्जीक्यूटिव और जो है पैलेस है। ठीक है, चलिए यही है एन वीरेंद्र सिंह जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। हाल ही में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई है? ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है 3 पार्टियां लड़ रही थी, आप, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को जो है वहां पे बहुमत प्राप्त हुई है। दिल्ली विधानसभा में जो है टोटल 70 सीटें हैं। विधानसभा में टोटल जो है 70 सीटें हैं, जिसमें से
48 सीट बीजेपी को प्राप्त हुई है और 22 सीट जो है आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई है। ठीक है, कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जो आतिशी मारलेना जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जो है नई सरकार के गठन का प्रोसेस शुरू किया जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट 2025 समझ गए, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डीजेआर पोलो चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो डीजेआर पोलो चैंपियनशिप आयोजित किया गया था मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। सीएम कौन थे कल तक? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। अभी नए सीएम का ऐलान नहीं हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या दे दिया है? रिजाइन कर दिया है अपने पद से। ठीक है, मणिपुर। हाँ, कैपिटल कहाँ पे है मणिपुर का? इम्फाल। ठीक है, चलिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्पीसीज सीड वॉल्ट क्रायोजेनिक फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, क्रायोजेनिक मतलब क्या होता है? एकदम ठंडे प्रदेश में इसको रखा जाए, ठंडे जगह पे रखा जाए, ठंडा करने की टेक्नोलॉजी। ठीक है, वॉल्ट, सीड वॉल्ट का मतलब ऐसा स्थान जिस यहाँ पे सीड सुरक्षित रहे। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा क्या किया गया है? तो जितने भी इंडेंजर्ड या इम्पोर्टेंट जो प्लांट स्पेसीज थे, ठीक है, प्लांट स्पेसीज थे, उनके सीड को क्या किया गया है? सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये शुरू किया गया है सीड वॉल्ट। सीड वॉल्ट शुरू किया गया। ठीक है, ताकि मान लेते हैं कि तमिलनाडु का सब पेड़ पौधा नष्ट हो गया, फिर भी यहाँ पे बीज क्या होगा? सुरक्षित होगा, और बाद में जो है उस बीज से जो है हम लोग खेती कर सकते हैं और नया पेड़ पौधा जो है उससे आ जाएगा। तो ये सुरक्षित रखा गया, तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। हालांकि दुनिया में सभी देश जो है एक सीड वॉल्ट बनाए हुए हैं, और वहाँ पे जो है लगभग सभी देशों के सीड्स जो है सुरक्षित रखे जाते हैं, जैसे कि आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। ठीक है, तो स्वैलबोर्ड नाम का जो जगह है, ठीक है, स्वैलबोर्ड नाम का जगह है, ये नॉर्वे और जो नॉर्थ पोल है उसके बीच में है। वहाँ पे जो है एक ठंडे प्रदेश में एक इलाका पूरा बनाया गया है, और वहीं पे दुनिया का हर देश अपने अपने बीजों को इकट्ठा करता है, उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है, वो दुनिया का सीड वॉल्ट है। ठीक है, चलिए तमिलनाडु के जो ये है MK स्टैलिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 3 डे इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाने वाला है वहीं पे प्रयागराज में ही। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। प्रयागराज में अभी चल रहा है कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ चल रहा है, ये कब तक चलेगा? 26 फरवरी तक चलेगा ये। ठीक है, और वहीं पे ये 3 दिन का होगा, 16 से 19 तक जो है ये आयोजित किया जाएगा बर्ड फेस्टिवल, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। बर्ड, ठीक है, चलिए कुंभ मेला जानते ही हैं दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय सेना के ईस्टर्न हेडक्वार्टर का नाम बदलकर विजयदुर्ग रखा गया, यह किस राज्य में है? ठीक है, तो पहले तो जानते हैं कि भारतीय सेना का ईस्टर्न हेडक्वार्टर है कहाँ पे। ठीक है, तो ये था पश्चिम बंगाल के विलियम फोर्ट में, पश्चिम बंगाल के फोर्ट विलियम में। ठीक है, फोर्ट विलियम जो दुर्ग है वहीं उसी का नाम बदल करके विजय दुर्ग रखा गया है। ठीक है, तो जब 1962 का जो इंडो चाइना वार हुआ था, तो 1963 में जो है
यहाँ पे ईस्टर्न कमांड बनाया गया था इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड बनाया गया था। ठीक है, ईस्टर्न कमांड था यहाँ पे 1963 में यहाँ पे गठन किया गया था। और मेनली अभी जो चल रहा है अभी देश में जितना भी वो जो गुलामी का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, चाहे वो नाम क्यों ना हो, वो जगह क्यों ना हो, वो इंसान क्यों ना हो, सबको बदल देना है। ठीक है, गुलामी के हर चीज से हम लोग को मुक्ति पाना है। और इसी परियोजना के तहत जो है ये जो ईस्टर्न कमांड था फोर्ट विलियम का, फोर्ट विलियम का नाम बदल करके रख दिया गया है विजय दुर्ग, विजय दुर्ग रख दिया गया। ठीक है, फोर्ट विलियम का नाम जो है वो ब्रिटिश सम्राट विलियम तृतीय के नाम पे रखा गया था। और इसको जो है इस कारण से, क्योंकि ये हम लोग को कॉलोनियल पीरियड का याद दिलाता था, इस कारण से इसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग रख दिया गया है। ठीक है, तो है कहाँ पे ये, पश्चिम बंगाल में आएगा ये। ठीक है, फोर्ट विलियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स डील साइन किया है? ठीक है, तो वो देश अभी पूरे दुनिया में चर्चा में चल रहा है, वो देश है पनामा। ठीक है, पनामा के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट पे साइन किया है। ठीक है, पनामा एंड इंडिया किस पे साइन किया है? क्विक जो इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स है उस पे साइन किया। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट्स आ जाएगा, स्कूल एजुकेशन वगैरह से संबंधित प्रोजेक्ट्स आ जाएगा। इन सब के साथ जो है भारत सरकार पनामा के साथ मिल करके काम करेगी। पनामा काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है जगह है, क्योंकि पनामा में ही पनामा कैनाल है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन से जोड़ रहा है। और अभी रिसेंटली जो है अमेरिका के द्वारा वहां पे प्रेशर किया गया था, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज़्यादा है पनामा में, और इस कारण से अमेरिका के द्वारा प्रेशर किया गया। तो पनामा ने जो है चाइना के BRI से जो है क्विट कर लिया। BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे निकल गया है पनामा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पनामा है। और यहीं पे पनामा का जो कैनाल है 82 किलोमीटर लंबा ये कनाल है, जहां से जो है पैसिफिक और अटलांटिक जो है दोनों ये संपर्क होता है। ठीक है, ये पनामा के प्रेसिडेंट जोस राउल मोलिनो क्विंटेरो है। ठीक है, पनामा के प्रेसिडेंट है जोस राउल मोलिनो क्विंटेरो। पनामा का जो करेंसी है, ठीक है, पनामा करेंसी, ठीक है, करेंसी है पनामानियन बलबोआ। ठीक है, पनामा सिटी जो है इसका कैपिटल है। ठीक है, जोस राउल मोलिनो क्विंटेरो जो है इसके अभी वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज में है, इसलिए उसमें भी ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आ सकता है ये, इसलिए याद रखिएगा इसके प्रेसिडेंट, करेंसी, सब के बारे में। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर इटरनल रख लिया है? ठीक है, तो ये कंपनी जो है ये है जोमेटो। कई सारी कंपनियां जो है पिछले 2-3 सालों में अपना नाम चेंज की है। अब जो है जोमेटो ने अपना नाम बदल कर रख लिया है इटरनल। ठीक है, जोमेटो के बारे में हम लोग जानते होंगे, ये फूड डिलीवरी ऐप है। जब हम लोग ऑनलाइन खाना वगैरह जो है इससे मंगवाते हैं, तो इटरनल के अंतर्गत जो है कई सारी कंपनियां काम करती है। जैसे पहला तो हो गया जोमेटो हो गया, दूसरा हो गया ब्लिंकिट हो गया, ब्लिंकिट का भी नाम सुने होंगे। तीसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट नाम से एक ऐप है, और चौथा है हाइपर प्योर। ठीक है, हाइपर प्योर। ये 4 कंपनियां जो अभी इंटरनल के नाम से काम कर रही है। तो पहले एक ही जोमेटो था, इस कारण से बहुत सारा जो इसका ब्रांच बटने लगा। इसके लिए जो है जो जोमेटो के ऑनर है उन्होंने इसका नाम बदलकर इटरनल कर लिया, इसका लोगो भी चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप जो है जोमेटो के ऐप पे आप इस तरह के बाद अब ये इटरनल का भी लोगो आप देखते होंगे। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ड्रोन कैरियर शहीद बघेरी का अनावरण किया है? तो शहीद बघेरी का अनावरण अभी किया है किसने? ईरान ने किया है। ठीक है, ईरान। शहीद बघेरी का संबंध किससे है? ईरान से है। ये ड्रोन कैरियर है उसका, आप देख सकते हैं ये जो है ड्रोन कैरियर है, ड्रोन्स को ले जाने वाला, ड्रोन के शिपमेंट्स को ले जाने वाला, कैरी करने वाला है। ठीक है, ईरान का कैपिटल कहाँ पे है? तो तेहरान। प्रेसिडेंट कौन है अभी? प्रेसिडेंट है मसूद
एजेक्सियन। ठीक है, तो शहीद बघेरी का संबंध किससे है? तो ईरान से है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? ठीक है, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ कर्नाटका? ठीक है, तो देखिए आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं अभी वर्तमान में? तो बिहार के हैं। राजेंद्र अरलेकर कहाँ है? केरल में है। और थावर चंद गहलोत जो है ये है कर्नाटक के। ठीक है, थावर चंद गहलोत जो है ये कर्नाटक के गवर्नर है। ठीक है, सीएम की अगर बात करें तो कौन है? सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। ठीक है, तो इस क्लास का जो आपको पीडीएफ होगा ये है थावरचंद गहलोत। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया, वहां पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।